गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शालू। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में स्वागत है। हमने मुग़ल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर के बारे में देखा था, उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में देखेंगे, जिन्होंने 1530 से 1556 ईस्वी तक भारत पर शासन किया, मुग़ल साम्राज्य के सम्राट के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं हुमायूं के बारे में। सर्वप्रथम इनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, देख लेते हैं। इनका जो पूरा नाम था नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका अन्य नाम हुमायूं था। इनका जन्म माहम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्रों में से हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़े थे। हुमायूं सबसे बड़े थे। इनके माता का नाम था माहम बेगम, इनके पिता का नाम था बाबर। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी पत्नी, बाबर की जो पत्नी थी, हुमायूं की जो पत्नी थी, हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, बिगेह बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, माह चूचक, मिवेह जान, शहजादी खानम। सबसे इसमें जो प्रसिद्ध थी इतिहास में जिनका वर्णन होता है वो हमीदा बानो बेगम थी। इनके संतान थे अकबर, मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम। इनकी पुत्री थी अकीके बेगम, बक्सी बानू, बख्तुन्निसा बेगम। इनकी सीमा उत्तर और मध्य भारत तक फैली हुई थी। शासनकाल 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 ईस्वी तक चला। उसके बाद शेरशाह से और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। शेरशाह सूरी से जब ये हार जाते हैं तो कुछ सालों के लिए ये सिंध की तरफ रवाना होते हैं और ये निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं पर इनके पुत्र अकबर का जन्म होता है और उसके बाद 22 फरवरी 1555 ईस्वी को ये पुनः आते हैं और मुग़ल साम्राज्य के सम्राट बनते हैं। 27 जनवरी 1556 एक वर्ष तक ये पुनः शासन करते हैं। उसके बाद लगभग 11 वर्षों तक इनका शासनकाल होता है। 30 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। धर्म इनकी इस्लाम धर्म को मानते थे। उसके बाद आगे देखते हैं। इनके जो पूर्वाधिकारी थे बाबर थे, उत्तराधिकारी अकबर थे, मुग़ल राजघराने से संबंध रखते थे। इनका मकबरा हुमायूं के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, हुमायूं की बाबर के चौथे पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़े थे। ये तो पता चल गया हमको। ठीक है, जब हुमायूं के पिता बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर का कहना था कि हुमायूं जो अपना साम्राज्य है उसको अपने चारों भाइयों में बांट दे। 4 भाई जो ये खुद थे, एक भाई इनके चचेरा भाई था जिसका नाम था, आगे हम देखेंगे क्या नाम था। ठीक है, तो इन्होंने अपना साम्राज्य अपने चारों भाइयों में बांट दिया। कैसे कैसे बांटा? ठीक, इन्होंने काबुल और कांधार को अपने भाई कामरान को, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और जो इनका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा को बदस्खा की जागीर दे दी। ठीक है, अंत में क्या होता है कि इनके भाई जो हैं इनका साथ नहीं देते हैं और उसके बाद इसी वजह से इनको कहा जाता है, इसी सेम इन्हीं की तरह इनके पिता जो बाबर थे उनके भी भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने भी अपने जागीर अपने भाइयों को बांट दी थी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो जो हुमायूं को जो कठिनाइयाँ हैं वो उनके पिता से ही उनको विरासत के रूप में मिली हैं। ठीक है, और उसके भाइयों एवं संबंधी मिर्जाओं ने और बढ़ा दिया उन कठिनाइयों को। प्रारंभ में बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझकर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था। हालांकि बाद में जो निजामुद्दीन मोहम्मद अली खलीफा थे वो मार्ग पर आ जाते हैं, सही रास्ते पे आ जाते हैं और वो हुमायूं के ही साथ अपना जीवन निर्वाह कर देते हैं, उन्हीं का साथ देकर हुमायूं का। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते कहा है कि हुमायूं जो था वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि हुमायूं जो था वो ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिनों तक 7 तरह के कपड़े पहनता था। ठीक है, उसमें कहा गया है, इतिहास में बताया गया है कि वो इतवार को पीले रंग के, शनिवार को काले रंग के, सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। हुमायूं को अबुल फजल ने
इंसान एक कामिल कहकर पुकारा था। ठीक, हुमायूं की जो सबसे बड़ी कठिनाई थी उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं का जो समकालीन अफगान नेता था वो शेर खां था, जिसको शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। जो इतिहास में इसमें लिखा हुआ है, जो शेरशाह के सूरी के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का कालंजर अभियान मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था। हुमायूं के राजत्व काल में उसका अफगानों से पहला मुकाबला हुआ 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर, जो कि हुआ था। ठीक है, दोहरिया नामक स्थान। अफगानों का नेतृत्व मोहम्मद लोदी कर रहा था और अफगान जो है वो हार गए थे। ठीक है, 1532 ईस्वी में जब हुमायूं ने पहली बार चुनार पर घेरा डाला, उस समय यह किला अफगान नायक शेर खां या शेरशाह सूरी के अधीन था। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने लड़के कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी को मुगलों की सेवा में मुगल साम्राज्य में भेजा। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह ने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है, जो कि 1533 में मेवाड़ की संधि करने के लिए विवश किया उसने हुमायूं को। बहादुर शाह ने टर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक तोपखाना तैयार कर लिया था और हुमायूं ने 1535-36 में बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह पराजित हो गया। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद 1534 में शेरशाह की सूरजगढ़ विजय हुई। 1536 में पुनः बंगाल को जीतकर बंगाल के शासक 13 लाख दीनार लेने से शेरशाह की शक्ति और 4 गुना बढ़ गई और उसका सम्मान में चार लग गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, शेरशाह को दबाने के लिए हुमायूं ने चुनारगढ़ का 1538 ईस्वी में दूसरा घेरा डाला और किले पर अधिकार कर लिया। ठीक, 15 अगस्त 1538 को जब हुमायूं गौंड पहुंचा, उसे वहां चारों ओर लाशों को ढेर उजाड़ दिखाई दिए, तो हुमायूं ने इस स्थान का नाम बदल के जनताबाद रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। वहाँ पे एक भिश्ती की सहायता से उसने अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकर के बदले उस भिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया और उसे प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दी। इस विजय के फलस्वरूप शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का ढलवाने का आदेश दे दिया। 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं फिर से हार गया शेरशाह सूरी से और यहीं के बाद वो कुछ दिनों के लिए सिंध चला गया था। उसके बाद उसने निर्वासित जीवन व्यतीत किया और अकबर का जन्म होता है। उसके बाद वो पुनः आता है 1555 में, 1556 तक वो फिर से शासन करता है। ठीक है, तो इसके बाद कहा जाता है कि कन्नौज के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। अपने निर्वासन काल के दौरान ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह किया। कालंजर में इसी से अकबर का जन्म होता है। ठीक, यही बता चुके हम। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए वो फिर से आता है। 4 दिसंबर 1554 ईस्वी को पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। 15 मई 1555 को ही मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध होता है। ठीक है, सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध होता है। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर या शेरशाह सूरी तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। बैरम खां जो था वो हुमायूं का बहुत विश्वास पात्र सेनापति था। इसी को बाद में जाके अकबर के संरक्षण में जो यह हुमायूं इसको नियुक्त करता है। ठीक है, और अफगान बुरी तरह पराजित हुए। सरहिंद युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का राज सिंहासन फिर से प्रदान कर दिया। ठीक, इस प्रकार 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। दुर्भाग्य से एक दिन वह दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं का पुनः राज प्राप्ति ये देख चुके। उसके सैन्य अभियान देख लेते हैं। हुमायूं के सैन्य अभियान जो हैं, सबसे पहले उसने कालिंजर पर आक्रमण किया 1531 ईस्वी में। हुमायूं को कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा था।
कालंजर पर आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। कालंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर हुमायूं वापस जौन की ओर चला गया। उसके बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है। जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। इससे महमूद की पराजय हो जाती है और अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? महमूद लोदी। ठीक है, उसके बाद इसने चुनार का घेरा डाला था। हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण के समय अफगान नायक शेर शाह के कब्जे में था ये किला। ठीक है, 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां व हुमायूं में एक समझौता हो गया और समझौते के अंतर्गत शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने बेटे कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ उसके यहाँ हुमायूं के पास भेजा और बदले में चुनार का किला शेर शाह के अधिकार में छोड़ दिया गया। हुमायूं का खैर खां को बिना पराजित किए छोड़ देना एक और बड़ी भूल थी। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शेर खां ने अपनी शक्ति और संसाधन में वृद्धि कर ली। दूसरी तरफ हुमायूं ने इस बीच अपने धन का अपव्यय किया तथा 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम से एक विशाल दुर्ग निर्माण करवा लिया। ये एक तरफ शेर शाह सूरी अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था, दूसरी तरफ हुमायूं एकदम आश्वस्त होकर अपने दीन पनाह नाम के दुर्ग का निर्माण करा रहा था। इसका उद्देश्य था मित्र और शत्रु को प्रभावित करना। 1533 में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबा दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बहादुर शाह से युद्ध होता है 1535 और 36 ईस्वी में। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 में मालवा तथा 1532 में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे संधि के लिए बाध्य किया। बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रोमी खां की सहायता से एक तोपखाना का निर्माण कराया था। ठीक है, तो दूसरी तरफ शेर खां ने सूरजगढ़ के राज में बंगाल को हराकर काफ़ी सम्मान अर्जित कर लिया था। उसकी बढ़ती शक्ति हुमायूं के लिए चिंता का विषय थी, पर हुमायूं की पहली समस्या बहादुर शाह था। बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य 1535 में सारंगपुर में संघर्ष होता है और बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग जाता है। इसी तरह हुमायूं तथा मांडू और चंपानेर पर विजय के बाद मालवा और गुजरात उसके अधीन में आ जाते हैं। वो मालवा और गुजरात को भी जीत लेता है। इसके पश्चात क्या होता है कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला और चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत की मां कर्णवती ने इस अवसर पर हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि बहादुर शाह के एक काफिर राज की सहायता न करने के निवेदन को हुमायूं द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 1 वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः 1536 में गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया। परंतु फरवरी 1535 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं का शेर शाह से संघर्ष होता है। ठीक है, जब 1537 में पुनः हुमायूं जो है चुनार के किले पर आक्रमण करता है और शेर खां के पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीति और तोप खाने का प्रयोग कर ठीक है किले पर कब्जा कर लिया। ठीक, और उसके बाद चौसा का युद्ध होता है। 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के बीच गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष होता है और यह युद्ध हुमायूं अपनी गलतियों के कारण हार जाता है। संघर्ष में मुगल सेना को काफ़ी तबाही होती है और हुमायूं ने युद्ध से भागकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। ठीक है, जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, हुमायूं ने उसे एक दिन दिल्ली का बादशाह बना दिया था और एक दिन के लिए उसको प्रशासन संभालने की इजाज़त दे दी थी। ठीक है, जब चौसा के युद्ध में शेर खां जीत जाता है तो वो अपने को राज्याभिषेक के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करता है और स्वयं जो है मुगल सत्ता को ग्रहण करता है। ठीक, उसके बाद 17 मई 1540 को बिलग्राम की लड़ाई होती है। बिलग्राम के युद्ध में बिलग्राम और कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई
हिंदाल और अस्करी भी होते हैं। फिर भी पराजय ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा और इस असफलता के बाद शेर खान ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया और हुमायूं जो है सिंध भाग जाते हैं और कुछ समय के लिए निर्वासित जीवन जीने लगते हैं। उसके बाद शेर शाह से ये मैंने बता दिया, ठीक है। और यहीं पे अकबर का जन्म होता है, ये आगे भी बताया था। हुमायूं के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इन्होंने इनकी कोई नीतियाँ इतनी नहीं थी, इसीलिए कहा जाता है कि ये कुछ अच्छा काम नहीं कर पाया था जनता के लिए। इसी वजह से इनको कहा गया है कि ये ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। लड़खड़ाते लड़खड़ाते मृत्यु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीढ़ियों से गिर कर इसकी मृत्यु हो गई थी और ये बस लड़ता रहा, जीतता रहा, हारता रहा, जीतता रहा, हारता रहा, कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो बस इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो जानना है वो हम आगे पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी हैं, अकबर हैं, इनकी नीतियाँ अच्छी थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को हुआ। लुधियाना से 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां ततार खां के बीच संघर्ष हुआ था। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में था। संपूर्ण पंजाब जो था वो मुगलों के अधिकार में आ गया था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 22 जून 1555 को। सरहिंद के युद्ध में भी दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का फिर से सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसके बाद साम्राज्य का इस तरह से विभाजन किया गया कि हुमायूं की जो भयंकर भूलों में से एक था, जो उसने अपने भाइयों को साम्राज्य का जागीरें प्रदान कर दी थी, कहा जाता है कि वो उसके भयंकर भूलों में से एक थी, जिसके कारण उसने अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। वास्तव में तो कहा जाता है कि वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का यह विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। और यद्यपि उसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, किंतु भाइयों का असहयोग और हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां थी जिससे उसको असफलता का हाथ लगी। दूसरी ओर कहा जाता है कि दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद यह हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं सका। जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया और हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था। ये लाइन यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ठीक है। तो बस हुमायूं के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना जानना था इसमें पूरा लिखा हुआ है। हुमायूं को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, मतलब 11 सालों के लिए था, लेकिन 11 सालों में उसको बहुत अच्छा कुछ काम नहीं किया था जिसके बारे में हमें पढ़ना हो, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। हाँ, बस इसमें 2-3 युद्ध हैं जो कि हमें जानना होगा। बाकी हम जो इम्पोर्टेंट है वो आगे और डिटेल में कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी इसके बाद हम शेर शाह सूरी को कंप्लीट करेंगे, अकबर को कंप्लीट करेंगे, तो इनको और विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे ये सबके पास पहुंच सके और सब लोग इसको देख सकें। और प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।